बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये टॉपिक है सोर्स ऑफ करंट। सोर्स ऑफ करंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक फिगर ट्रीट कर लेते हैं और इस फिगर के बेस पे हम सोर्स ऑफ करंट को डिफाइन करेंगे। फिगर इस तरह से है कि लेट्स से हमारे पास दो स्फेयर्स हैं। एक आपके पास स्फेयर यहाँ पे मौजूद है और एक आपके पास स्फेयर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। लेट्स से एक स्फेयर के ऊपर लॉट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं और एक स्फेयर के ऊपर लॉट ऑफ नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। अब जिस स्फेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होंगे ये हायर पोटेंशियल के ऊपर होगा और जिस स्फेयर के ऊपर नेगेटिव चार्जेस होंगे ये लोअर पोटेंशियल के ऊपर होगा। ओके, एज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियली 50 पॉजिटिव चार्जेस जो थे ये लेफ्ट स्फेयर के ऊपर मौजूद हैं। एज्यूम कर लेते हैं 50 नेगेटिव चार्जेस ये राइट स्फेयर के ऊपर मौजूद हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अब लेट से इन दोनों के दरमियान हम एक वायर्स के थ्रू कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देते हैं। एक वायर लगा दी। अब होगा ये कि पोटेंशियल का डिफरेंस मौजूद है, दरमियान में एक आपके पास कॉन्टैक्ट मौजूद है जहाँ से करंट फ्लो कर सकता है। तो कन्वेंशनली बात करें तो पॉजिटिव चार्जेस हायर पोटेंशियल से लीव करेंगे और यहाँ से ट्रैवल करते हुए लोअर पोटेंशियल पे नेगेटिव चार्जेस से न्यूट्रलाइज होंगे और देन क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। यानी नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस रिकम्बाइन हो गए। लेट से एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ तक आया। अब इधर बच के 49 पॉजिटिव चार्जेस, इधर बच के 49 नेगेटिव चार्जेस मैं ज्यूम कर रहा था। अब एक और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ट्रैवल करता हुआ नेगेटिव चार्ज के साथ रिकम्बाइन हो गया। यहाँ पे 48 पॉजिटिव बच के यहाँ पे 48। पोटेंशियल का डिफरेंस थोड़ा और कम हुआ। नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल कर गया 47 और 47। पोटेंशियल का डिफरेंस और कम हुआ। करते 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 जब आखिरी पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लीव करके लोअर पोटेंशियल पे पहुंचेगा, नेगेटिव चार्ज के साथ रिकम्बाइन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस ख़त्म, यहाँ से नेगेटिव चार्जेस ख़त्म, तो पोटेंशियल का डिफरेंस भी ख़त्म हो जाएगा और करंट फ्लो करना भी बंद हो जाएगा। इनफैक्ट हुआ क्या कि इनिशियली पॉजिटिव चार्जेस थे 50, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस थे 50। तो जब करंट या चार्जेस एक एक करके फ़्लो कर रहे थे तो पोटेंशियल का डिफरेंस कम होता गया। पोटेंशियल के डिफरेंस के कम होने से जो इलेक्ट्रिक करंट है ये भी ग्रेजुअली कम होता जाएगा। कम होते 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 जब फाइनली पोटेंशियल का डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा तो करंट भी स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब है करंट कांस्टेंट नहीं रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि करंट को कांस्टेंट कैसे किया जाए। यानी हम चाहते हैं कि कांस्टेंट करंट यहाँ से फ़्लो करे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ़्लो करे। तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें ये जो स्फेयर है इसको किसी सोर्स के साथ अटैच करना पड़ेगा। लेट से हम इस स्फेयर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हैं। दूसरा जो स्फेयर है राइट स्फेयर, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हैं। अब होगा ये कि एज्यूम कर रहा था कि 50 पॉजिटिव चार्ज में से एक पॉजिटिव चार्ज जब एक नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा तो 49 पॉजिटिव 49 नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे बच के। अब वो जो पोटेंशियल का डिफरेंस थोड़ा सा रिड्यूस हुआ उसको मेंटेन करने के लिए बैटरी एक और पॉजिटिव चार्ज पे वर्क डन करेगी, इसको उठा के यहाँ पे लाएगी, अगेन इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर जाएगी। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस फिर से मेंटेन हो गया यानी 50-50 पूरे हो गए, फिर से क्या होगा
कि जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है ये मेंटेन है, करंट कांस्टेंट फ्लो करेगा। ठीक है, इसका मतलब है आपके पास ये जो बैटरी है ये आपके पास है सोर्स ऑफ करंट। ओके, बैटरी को आप क्या नाम देंगे, ये सोर्स ऑफ करंट है। अब हम यहाँ से डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ मीन्ड बाय सोर्स ऑफ करंट। ठीक है, तो सोर्स ऑफ करंट को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, एवरी सोर्स ऑफ करंट कन्वर्ट्स सम नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सच एज केमिकल, मैकेनिकल, हीट और सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, एवरी सोर्स ऑफ करंट कन्वर्ट्स, ओके, every source of current converts some non-electrical energy such as chemical, mechanical, heat or solar energy into electrical energy। ठीक है, सोर्स से मुराद क्या है, करंट का सोर्स हमेशा नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल केमिकल एनर्जी है, ठीक है, तो सेल या बैटरीज के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं वहाँ से जो केमिकल एनर्जी है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। यानी सेल और बैटरी का फंक्शन क्या है, दे कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिमिलरली अगर हम बात करें मैकेनिकल एनर्जी की, ठीक है, तो ऐसा सोर्स जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे ये भी आपके पास सोर्स ऑफ करंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप देखते हैं कि जब टरबाइन रन करती है तो टरबाइन के साथ लगी हुई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है। ठीक है, रोटेशन से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से जो ईएमएफ है वो इंड्यूस हो जाती है और आप कहते हैं इस तरह जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास हीट एनर्जी है, अगर कोई सोर्स हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा हो वो भी सोर्स ऑफ करंट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल थर्मोकपल्स हैं, थर्मोकपल्स हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं और सोलर सेल्स सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपके पास सेल्स या बैटरीज जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या थर्मोकपल्स जो कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, या सोलर सेल्स जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ये सारे के सारे आपके पास क्या कहलाएंगे, सोर्स ऑफ करंट कहलाएंगे। ठीक है, लेट्स से आपके पास ये सेल है और इस सेल के दो टर्मिनल्स हैं, एक आपके पास पॉजिटिव है, एक आपके पास नेगेटिव है। यहाँ से हम एक वायर्स के थ्रू कनेक्शन ले लेते हैं, एक लैंप अटैच कर लेते हैं और इसका लोअर टर्मिनल जो है ये हम बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच कर लेते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास सोर्स है, सोर्स ऑफ करंट है। ठीक है, सेल्स हैं और सेल्स कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, सेल्स या बैटरीज जो होती हैं। अब होगा क्या कि कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल पे टर्मिनेट हो जाएंगे और इस दौरान क्या होगा कि वो चार्जेस गुजरते हुए अपनी एनर्जी फिलामेंट में से जाते हुए लूज़ करेंगे और इसको क्या कर जाएंगे, ऑन कर जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये भी आपके पास एक सोर्स ऑफ करंट था। अब किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस को इसके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स से स्टडी किया जाता है, जिसमें आपके पास कॉमन जो इफ़ेक्ट्स हैं इसमें पहला आता है हीटिंग इफ़ेक्ट, सेकंड आपके पास है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और थर्ड वन आपके पास है केमिकल इफ़ेक्ट। ठीक है, तो किसी भी सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल करंट है
इसके फ़्लो को चेक करना हो तो हम इसके इफ़ेक्ट के थ्रू इसको स्टडी करते हैं या इसको चेक करते हैं, ठीक है। जिसमें पहला कौन सा है? पहला है हीटिंग इफ़ेक्ट। हीटिंग इफ़ेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम अगेन प्रीवियस फिगर ले लेते हैं। लेट वी हैव अ पीस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। द एंड्स ऑफ द कंडक्टर आर कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। The end of the conductor which is connected with the positive terminal of the battery will be at higher potential, and the end of the conductor which is connected with the lower negative terminal of the battery will be at lower potential, ठीक है। So there is a potential difference across the ends of the conductor, ठीक है। An electric field will be developed across the conductor. The direction of electric field will be from positive towards the negative or from the higher potential towards the lower potential. अब होगा क्या कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करेंगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दे विल मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल or from negative terminal towards the positive terminal of the battery. अब होगा ये कि ये V पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है ये हमेशा बैटरी के नेगेटिव से बैटरी के पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, जबकि कन्वेंशनल करंट की बात करें तो वो बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो फिज़िक्स के अंदर हम डायरेक्शन कौन सी लेते हैं? हम डायरेक्शन लेते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो लेट्स से बैटरी Q चार्जेस को एनर्जी W सप्लाई करते हुए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करवाती है, ठीक है। तो एनर्जी बैटरी कितनी देगी? एनर्जी कैलकुलेट करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। V is equal to W by Q, work per unit charge is known as potential, where W be the work done and Q be the amount of charge. तो चार्ज Q लीव करता है बैटरी के पॉजिटिव से और टर्मिनेट होता है बैटरी के नेगेटिव पे। तो जो वर्क डन है ये वर्क डन करना पड़ता है बैटरी को, और ये वर्क डन बैटरी करती है Q V के इक्वल। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये वो एनर्जी है जो बैटरी सप्लाई करती है Q चार्जेस को, और ये चार्जेस V पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस पॉजिटिव से नेगेटिव तक क्या करते हैं? मूव करते हैं, ओके। बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट I is equal to Q by T. The rate of flow of charge through any cross-sectional area is known as current. From this equation we can calculate the value of Q. Q is equal to IT. इसको उठा के प्रीवियस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। 1 आपके पास ऐसे था, W is equal to Q multiply by V था। Q की जगह पे क्या आ जाएगा? IT। I और T एज इट इज़ लिखा और V आपने एज इट इज़ राइट कर दिया। तो ये इक्वेशन बन गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की W इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय V मल्टीप्लाई बाय T, ओके। इसको हम क्या देते हैं? दिस इज इक्वेशन नंबर A। ये हमारे पास इक्वेशन A है। अब देखेंगे इसकी सेवरल शेप्स बन सकती हैं। बाय ओहम्स लॉ V इक्वल टू IR, ठीक है। ये हम जानते हैं ओहम्स लॉ के मुताबिक पोटेंशियल और करंट का रिलेशनशिप है। तो अगर हम यहाँ पे V की जगह पे IR पुट कर दें तो एनर्जी की दूसरी फॉर्म बन सकती है। एनर्जी इज इक्वल टू W इज इक्वल टू I इंटू V की जगह पे IR, वो I और ये I मल्टीप्लाई होके I स्क्वायर बनाएंगे। R एज इट इज़ राइट किया और T यहाँ पे राइट किया। अब ये जो इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इक्वेशन इनफैक्ट आपने इससे पहले भी पढ़ी होगी
इसको कहा जाता है जॉल्स हीटिंग इफेक्ट कहा जाता है। इनफैक्ट होगा ये कि जब पॉजिटिव चार्जेस जो हैं, कन्वेंशनली ही बात कर रहा हूँ, जब पॉजिटिव चार्जेस बैटरी के पॉजिटिव से लीव करते हैं और बैटरी के नेगेटिव तक टर्मिनेट होते हैं, तो जाते हुए ये चार्जेस अपनी एनर्जी हीट एनर्जी के तौर पे जो है वो ज़ाया भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जॉल ज़रा ये बताता है कि एनर्जी रेडिएटेड ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, ये वो एनर्जी है जो करंट के फ्लो करने की वजह से रेडिएट होगी, जबकि R उसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस है और T वो टाइम है जिस टाइम तक वहाँ से करंट फ्लो करता रहता है। ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज नोन एज जॉल्स हीटिंग इफेक्ट। ये इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाती है? जॉल्स हीटिंग इफेक्ट कहलाती है। ये डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिकल आयरन ये कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो जो कन्वर्जन फिनोमेनन है वो बेस करता है जॉल्स हीटिंग इफेक्ट के ऊपर। सिमिलरली आपके पास इलेक्ट्रिकल केटल है, सिमिलरली आपके पास इलेक्ट्रिकल लैंप है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एज वेल एज हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो जहाँ पे भी हीट रेडिएट होती है, ठीक है, वो जो हीट की रेडिएशंस हैं या रेडिएटेड जो हीट है वो बेस करती है जॉल्स हीटिंग इफेक्ट पे बेस करती है। ठीक है, अच्छा, इसकी हम तीसरी फॉर्म भी बना सकते हैं। अगर हम इसकी तीसरी फॉर्म बनाएं तो देखिएगा हमने ऊपर वैल्यू पुट की थी, V इक्वल टू IR पुट किया था ओहम्स लॉ के मुताबिक। ठीक है, तो हमने V की वैल्यू पुट की यहाँ पे बाय ओहम लॉ, तो क्वेश्चन राइज होता है कि I की वैल्यू भी तो ओहम लॉ से निकाल के पुट कर सकते हैं। तो चलें ये पुट कर देते हैं, I इज इक्वल टू V बाई R। अब ये उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो I के जगह पे ये V बाई R लिखेंगे तो V मल्टीप्लाई बाई V, ये V स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई R इनटू T एज इट इज़। तो ये आपके पास एनर्जी, ये आपके पास थर्ड वन इक्वेशन बनी, इसको हम इक्वेशन C कह देते हैं। ये आपके पास एनर्जी के एक्सप्रेशंस हैं, इसलिए इन सारे एक्सप्रेशंस को हमने लेफ़्ट साइड के ऊपर सेपरेट करके राइट कर दिया। अब राइट साइड के ऊपर हम इसके कंपैरिजन में चलेंगे इलेक्ट्रिकल पावर का कंसेप्ट। ठीक है, पावर कहते हैं कि द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। या इसकी सेकंड डेफिनेशन आप ये भी करते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर एंड मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज P इज इक्वल टू IV। ये रेजिस्टर्स के केस में रिलेशन वैलिड है। ठीक है, P इक्वल टू IV। अब देखें ओहम्स लॉ के मुताबिक V इक्वल टू IR है, चले यहाँ पे पुट कर देते हैं, P इज इक्वल टू I इंटू V की जगह पे IR, I मल्टीप्लाई बाई I स्क्वायर हो जाएगा इंटू R आ जाएगा। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन B1। अब देखें ये इक्वेशन A1 जो है ये करस्पॉन्ड कर रही है इक्वेशन A को। यहाँ से अगर T लेफ़्ट साइड पे ले जाके डिवाइड करवा दें तो W बाई T इनफैक्ट पावर का रिलेशन ही बनता है जो कि IV के बराबर है, यहाँ पे IV है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखें T यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ ला के डिवाइड करवा देंगे W बाई T, ये भी आपके पास क्या बनेगा I स्क्वायर R, यानी पावर का रिलेशन बन जाता है। अब चले एक दफ़ा फिर I की वैल्यू पुट कर लेते हैं ओहम्स लॉ से, I इक्वल टू V बाई R, ये उठा के ऊपर पुट किया I इज इक्वल टू V बाई R, तो ये बनेगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो ये इसकी थर्ड वन इक्वेशन बनती है, इसको कह देते हैं इक्वेशन C1, और ये पावर का थर्ड वन रिलेशन है, ये करस्पॉन्ड करता है इक्वेशन नंबर C को। यहाँ से T को ले जाके लेफ़्ट साइड पे डिवाइड करवा दें तो आपके पास ये क्या चीज़ बन जाएगी, आपके पास ये पावर का रिलेशन ही बन जाएगा। इज़ इट क्लियर? तो इस तरह आपके पास तीन रिलेशंस बनते हैं एनर्जी के और तीन रिलेशंस आपके पास बनते हैं पावर के। ठीक है, अब सम टाइम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं
वो हमें इस तरह से दिए जाते हैं कि आपको करंट, रेजिस्टेंस और टाइम दे के एनर्जी डिसिपेटेड पूछी जाएगी, या करंट, वोल्टेज और टाइम दे के एनर्जी डिसिपेशन पूछी जाएगी, या आपको पावर के पैरामीटर्स दे के देन पावर आपको कहा जा सकता है कि कैलकुलेट करें, तो हम यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तमाम पैरामीटर्स आपके पास हों, सिर्फ एक चीज़ अननोन हो इक्वेशन में, तो हम इक्वेशन को आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 रिलेशंस जो हैं ये याद रखिएगा। 3 एनर्जी के रिलेशंस हैं और 3 पावर के रिलेशंस हैं। इनको आपस में रिलेट करके अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट को, और पहला इफ़ेक्ट हमने डिस्कस किया कि जब भी करंट किसी भी वायर से फ्लो करता है तो वायर देन हीट अप हो जाती है। ठीक है, तो पहला इफ़ेक्ट हमने डिस्कस किया हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। अब जो दूसरा इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है करंट का वो है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। व्हाट इज़ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट? सबसे पहले एम्पेयर ने ये कहा कि जब किसी भी वायर में से करंट फ्लो करता है तो उसके बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट किया गया कि लेट से आपके पास एक कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड में से एक वायर को हम पास करवा देते हैं और देन इस वायर को हम बैटरी के पॉजिटिव और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ अटैच कर देते हैं। अब होगा ये कि करंट कन्वेंशनली बैटरी के पॉजिटिव से ट्रैवल करता हुआ बैटरी के नेगेटिव की तरफ आएगा, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ से होगी अपवर्ड होगी। ठीक है, अब एम्पेयर ने सबसे पहले ये किया कि इस कार्डबोर्ड के ऊपर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर बहुत सारे मैग्नेटिक कंपास प्लेस कर दिए। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास कहते हैं ऐसी डिवाइस जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, उसको मैग्नेटिक कंपास कहते हैं। तो बहुत सारे मैग्नेटिक कंपास उसने यहाँ पे प्लेस कर दिए, तो देखा कि जो मैग्नेटिक कंपास हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस के अंदर अलाइन होते गए। उसने ये किया, मैग्नेटिक कंपास को यहाँ से रिमूव किया और उस डायरेक्शन के अंदर एक लाइन लगा दी। ठीक है, अब वो जो लाइंस थी उन लाइंस का पैटर्न कुछ इस तरह से बना, और ये जो लाइंस हैं ये लाइंस एक सर्कुलर शेप के अंदर बन रही हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर बन रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो एम्पेयर था इसने कुछ रिजल्ट्स जो थे वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट किए, जिसमें फर्स्ट वन रिजल्ट ये था कि व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू द वायर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। ओके, जब भी किसी वायर में से करंट पास करेगा तो हमेशा इसके बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। सेकंड पॉइंट था कि जब तक वायर में से करंट फ्लो करता रहेगा बाहर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप रहेगी, और जब करंट फ्लो करना बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड भी वैनिश हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 था। अब जो पॉइंट नंबर 3 था वो ये था कि नियर द वायर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, बट एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर मैग्नेटिक फील्ड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। वायर के करीब करीब तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दूर जाते जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। पॉइंट नंबर 3 आ गया। पॉइंट नंबर 4 है कि जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है ये वायर के अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर बनेगी। ठीक है, और अगर आप आयरन फिलिंग्स थ्रो कर दें तो आयरन फिलिंग्स ने भी इसी सर्कुलर शेप के अंदर अलाइन हो जाना है। ठीक है, ये आ गया 4th वन पॉइंट आ गया। 5th वन पॉइंट में जितना ज़्यादा करंट इसमें से पास करेगा बाहर मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग बनेगी, और करंट जितना कम फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम हो जाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। ओके, और नेक्स्ट वन पॉइंट है कि व्हेन वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो रिवर्सेस। लेट से यहाँ पे अभी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं
ये इस वक्त एंटी क्लॉकवाइज है। अगर बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दें, पॉजिटिव टॉप पे रख दें, नेगेटिव बॉटम पे रख दें, करंट डाउनवर्ड हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड फ़ौरन क्या हो जाएगी, ये रिवर्स डायरेक्शन में चली जाएगी। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट वन पॉइंट है, लास्ट वन पॉइंट, कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेक्ड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। व्हाट इज राइट हैंड रूल? ग्रिप द वायर इन योर राइट हैंड। ओके, ग्रिप द वायर इन योर राइट हैंड in such a way that your thumb shows the direction of current, then curling finger will show the direction of magnetic field. Okay, कि अगर आप इस वायर को ऐसे ग्रिप करें कि थंब जो है ये टॉप डायरेक्शन को शो कर रहा हो, करंट की डायरेक्शन को, तो कर्लिंग फिंगर जो होती हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट है। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी बहुत सारी डिवाइसेस के अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल फैंस हैं, इलेक्ट्रिकल फैंस के अंदर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को यूज़ किया जाता है। इसी तरह से आप देखते हैं बाज़ ऐसे स्विचेस हैं जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट पे काम करते हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली करंट के मैग्नेटिक बिहेवियर पे ही बेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लॉट ऑफ एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ के अंदर जो कि हम देख सकते हैं। ठीक हो गया। लास्ट पॉइंट है या लास्ट इफेक्ट है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट को स्टडी करने के लिए, या केमिकल इफेक्ट होता क्या है कि जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से करंट पास करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे। ठीक है, वो जो केमिकल रिएक्शंस होंगे वो केमिकल रिएक्शंस इंडिकेट कर रहे हैं किस चीज़ को, केमिकल इफ़ेक्ट्स को इंडिकेट कर रहे हैं। लेट्स से इसको अंडरस्टैंड करते हैं केमिकल रिएक्शंस होंगे कैसे। इसके लिए हम ले लेते हैं, लेट्स से आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर 2 मेटल के रॉड्स मौजूद हैं। ठीक है, और इसके अंदर लेट से हमने कोई सोल्यूशन भी प्लेस कर दिया। ये सोल्यूशन किस चीज़ का है? लेट से ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, और कॉपर सल्फेट आपके पास जो है ये यहाँ पे डिज़ॉल्व्ड शेप के अंदर मौजूद है। अब वो इलेक्ट्रोड जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं इसको कहते हैं एनोड, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं, इसको कहते हैं कैथोड कहते हैं। तो इस तरह इन दोनों का जो कॉमन नेम है इनको कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स को एनोड कहेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहेंगे। ठीक है, एनोड पॉजिटिव जो है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है, और कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है। ठीक है, जबकि जिस पूरे कंटेनर के अंदर आप इस सॉल्यूशन को प्लेस करेंगे उसको वोल्टमीटर का नाम देते हैं। अब होगा ये कि जो कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट यहाँ पे डिज़ॉल्व्ड शेप के अंदर होगी, और कॉपर सल्फेट जो है ये जब डिज़ॉल्व्ड होगी तो Cu+2 सेपरेट हो जाएगा, और SO4-2 ये आपके पास क्या होगा, सेपरेट होगा। ठीक है, यानी ये 2 आयंस बन जाएंगे। अब होगा ये कि ये क्या था, कैथोड था। कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है या मेटल है, तो ये कॉपर को अपनी तरफ क्या करेगी, Cu+2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये जो आपके पास Cu+2 है ये ट्रैवल करता हुआ कहाँ पे आएगा, कैथोड की तरफ आता जाएगा, जबकि SO4-2 जो है ये कहाँ पे ट्रैवल करता जाएगा, टुवर्ड्स द एनोड ट्रैवल करेगा। अब होगा ये कि Cu+2 जब कैथोड पे पहुँचेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से उठा लेगा, ये कैथोड से उठा लेगा, चूँकि कैथोड पे एक्सेस ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, जब Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को पिक करेगा ये न्यूट्रल हो जाएगा, और SO4-2 जब यहाँ पे पहुँचेगा यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ज़्यादा हैं
ये जब पहुंचेगा एनोड पे तो 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पे लूज़ कर जाएगा। इस तरह SO4 जो -2 है ये भी क्या बन जाएगा, ये भी आपके पास SO4 बन जाएगा। ठीक है, फिर से ये कंबाइन होंगे Cu प्लस SO4, तो ये बना देंगे CuSO4, और फिर से ये क्या होंगे, इस सोल्यूशन के अंदर ब्रेक डाउन होंगे, और ब्रेक डाउन होने के बाद क्या हो जाएंगे, फिर अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ ट्रैवल करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स को पिक करता है फ्रॉम कैथोड। ये 2 इलेक्ट्रॉन जब ये SO4 के साथ कंबाइन होके ब्रेक डाउन होता है तो SO4 2 इलेक्ट्रॉन को लेके SO4-2 में कन्वर्ट होता है, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो फाइनली एनोड पे आके यहाँ पे लूज़ होते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करते हुए एक्सटर्नल सर्किट से क्या कर जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से क्या होगा कि करंट के फ्लो करने की वजह से इनकी ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, तो ये जो केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होंगे ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ये डिपेंड करेंगे 2 चीज़ों के ऊपर। द केमिकल चेंजेस produced during the electrolysis of liquid depends upon the 2 factors. First one is the nature of liquid. पहला किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेंगे। नेचर ऑफ लिक्विड से मुराद, अगर आप लिक्विड ले लेते कॉपर सल्फेट का नहीं बल्कि किसका ले लेते, NaCl का, तो NaCl जब ब्रेक डाउन होगा तो Na+ बनता है और Cl नेगेटिव बनता है। Na+ एक इलेक्ट्रॉन को पिक करता, वो एक इलेक्ट्रॉन बाद में Cl लेके Cl नेगेटिव बनता, और वो Cl नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर देता। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट का फ्लो है वो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रैवल करने की वजह से हो रहा है। ठीक है, यानी एक जो NaCl है वो एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि यहाँ पे CuSO4 दो इलेक्ट्रॉन को कैथोड से उठाते हैं और एनोड पे पहुँचाते हैं। तो लिहाजा जो आपके पास क्या है, करंट है, ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, ये नेचर ऑफ द लिक्विड के ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरा कहता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू। अब देखें, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना रिएक्शन रेट ज़्यादा हो जाएगा, जितनी इलेक्ट्रिसिटी कम गुजरेगी उतना रिएक्शन रेट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो जो केमिकल चेंजेस हैं ये डिपेंड करेंगे नेचर ऑफ लिक्विड पे। लिक्विड जो है ये इसकी नेचर डिफरेंट हो जाए तो फिर केमिकल चेंजेस जो हैं ये इलेक्ट्रोलाइसिस में ये भी डिफरेंट होंगे, और इलेक्ट्रिसिटी भी डिफरेंट अमाउंट में पास करेगी, और इसी तरह से जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी उतने रिएक्शंस भी ज़्यादा होंगे, और जितनी कम इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी उतने रिएक्शंस भी कम होंगे। ठीक है, रिएक्शंस को देख लेते हैं। आपके पास क्या है, Cu+2 है, ये पहुंचेगा कैथोड पे, 2 इलेक्ट्रॉन को पिक करेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। SO4 ये पहुंचेगा कहाँ पे, एनोड पे, 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, लूज़ कर जाएगा। लूज़ करने के बाद ये न्यूट्रल हो गया, दोनों कंबाइन होंगे CuSO4 बना के, फिर से ब्रेक डाउन हुए तो Cu+2 बना के और SO4-2 बना जाएंगे। तो इस तरह ये क्या करता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती रहेगी, और एट द सेम टाइम जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो केमिकल रिएक्शंस भी यहाँ पे परफॉर्म होते रहेंगे। ठीक है, तो ये तीसरा इफ़ेक्ट था, केमिकल इफ़ेक्ट। तो कितने इफ़ेक्ट हमने स्टडी किए, 3 इफ़ेक्ट स्टडी किए। पहला कौन सा था, हीटिंग इफ़ेक्ट। ठीक है, कि जब भी अगर किसी सर्किट से करंट फ्लो कर रहा हो तो हीटिंग इफ़ेक्ट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे करंट मौजूद है। दूसरा कौन सा है आपके पास, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट। जब करंट फ्लो कर रहा हो तो वहाँ बाहर, उसके बाहर क्या बन जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। और तीसरा आपने देखा कि केमिकल इफेक्ट, जब करंट फ्लो करे तो कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। ठीक है, होप सो कि आपको आज की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मज़ीद डिटेल के लिए बुक के टेक्स्ट को बहुत अच्छे तरीके से रीड भी कीजिएगा, और अगर इसके रेलेवेंट कोई क्वेश्चन बनता हुआ तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।